आमचो भारत चो सबले बड़े तिहार गणतंत्र दिवस बेरा आमचो सियान सजन आया दीदी भाई बहन मनला खूबे खूबे जोहार। आज आमचो संविधान के जय जयकार करतो दिन आए। आज सब रहतो बिता मानुक चो जय जयकार करतो दिन भले आए। काय आए कि गणतंत्र चो विचार ने सबचो अधिकार आसे। यही आमचो संविधान चो सुंदरता आए। जे चो काजे आमचो पुरखा मन बलिदान दिला और अंग्रेज मन के खेदुन आम के रैयत राज दिला। हुंचो बाद असा संविधान बनाला जाके खुद आम भारत चो लोग मन खुद को सौंपलू माने हर हनुक चो संविधान आए। जे चो काजे मतदाता मन चो वोट ले सरकार बने से असम संविधान और रैयत राज के बचातो जवाबदारी आमचो और एतो बीती पीढ़ी चो आए। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ में तारी के महान सपूतों अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर का सादर स्मरण करता हूं, जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। इन वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्गम अंचलों में रहकर छत्तीसगढ़ महतारी के मान को भारत माता के सम्मान के साथ जोड़ा। भारत माता के लाखों सपूतों और सुपुत्रियों की शहादत को याद करना हमारा परम कर्तव्य है। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल और उनके सहमार्गियों से देश कभी उरीण नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, हमें गर्व है कि हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के वंशज हैं। हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश में समरसता के मूल्यों और संस्कारों को बचाए रखने के लिए कुर्बानी दी है। जो लोग इस भावधारा से जुड़कर अपने आप को देखते हैं, वे लोग ही हमारी विरासत के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों से अवगत कराएं। जब तक देश इस संविधान के अनुसार चलता रहेगा, तभी तक हम सबकी और देश की आज़ादी सुरक्षित रहेगी। हमारे संविधान की बदौलत ही हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है। इससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा और बंधुत्व का वरदान मिलता है। आधुनिक भारत के संस्कार और स्वरूप को गढ़ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे विभूतियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यतिन लाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बर्छिया,
मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणी बाई परगनिया, केकती बाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन सिंह बघेल, घसिया मंडल, बंसीलाल बघेल, रामलाल वर्मा, अयोध्या प्रसाद कश्यप, डोरीलाल बघेल, सखाराम तिवारी, खुबीराम कश्यप, रमाकांत दुबे, राम प्रसाद कोटई, धनीराम वर्मा, परसराम सोनी, लाल कालेंद्र सिंह, हेड़मा माझी, धुरवाराम माड़िया, असवाराम वर्मा, केजऊ कोटवार, दौलतराम साहू, रामेश्वर वर्मा, चुनगुराम वर्मा, लखनराम वर्मा, सिरा सिंह निर्मल जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की थी। मैं इन सभी को सादर नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे संविधान में लिखी गई इबारतों को बहुत ही साफ मन से और न्याय के अटूट इरादों से ही समझा जा सकता है। मुझे खुशी है कि विरासत में हमें न्याय के लिए जो अडिग साहस मिला है, उसी को हमने अपनी सरकार का मूल मंत्र बनाया है। सबसे कमजोर तबकों को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तवज्जो देकर न्याय दिलाना हमने अपना प्रथम कर्तव्य माना है, जिसके कारण हम बिना किसी संशय के विगत 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा पूरी लगन से कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि जनता को अधिकार और न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शिता, संवेदनशीलता, नाकाम परिपाटियों में बदलाव के साहस के साथ काम करना पड़ता है। किसी मसले को उसकी समग्रता में देखते हुए उसके हर आयाम को लेकर समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी तरीके से हमने काम किया और बड़ी सफलताएं हासिल की है। हमें विश्वास था कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से आदिवासी बहुल अंचलों के अनमोल संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता को देने के लिए नए रास्ते बनेंगे, लेकिन विडंबना है कि ऐसा नहीं हो पाया था। बड़े निवेश लाने के नाम पर हसीन सपने दिखाए जाते थे, न निवेश हुआ न सपने पूरे किए गए। हमने यह साबित किया कि बड़े निवेश के नाम पर आदिवासी अंचलों के विकास को रोके रखना कदापि उचित नहीं था। प्राकृतिक संसाधनों, वन संसाधनों और स्थानीय मानव संसाधन की शक्ति से भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। राज्य सरकार में आने के बाद हमने पहले दिन से बदलाव के लिए ईमानदार प्रयास शुरू किए, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज़ाद भारत में आम जनता को जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार दिलाए गए, न्याय देने के काम किए गए, वे सब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वालों और उनके वंशजों की बड़ी सोच के कारण संभव हुआ। वन अधिकार अधिनियम भी ऐसा ही कानून है जो हमारे नेताओं ने देश में लागू किया था, जो अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत वन निवासियों की जिंदगी संवार सकता था। लेकिन प्रदेश में इस कानून का अमल सही इच्छा शक्ति से नहीं हुआ था। वन अधिकार के दावे को बड़े पैमाने पर खारिज किया गया था और उनके प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने सिर्फ 4 वर्षों में वन अधिकार पत्रों के तहत दी गई भूमि को 11 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तथा नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने की पहल प्रदेश एवं देश में पहली बार हमने किया। इस तरह अनेक प्रयासों से हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को निश्चितता से उभारा, रोजगार और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया। हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लिए वन अधिकार पत्रधारियों को पात्रता दी है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13,586 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास का
अधिकार देने की शुरुआत भी हमने धमतरी जिले से की है। हमें यह देखकर बहुत अफसोस होता था कि प्रकृति और वनोपज की रक्षा करने वाले लोग अपनी आमदनी के लिए अपने अधिकारों से वंचित थे। हमने आदिवासी भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए लघु वनोपज उपार्जन के सभी पहलुओं पर काम किया। 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने तथा मूल्य वृद्धि के साथ उपार्जन केंद्र में समुचित व्यवस्था भी की, जिसके कारण अब हम देश के कुल वनोपज खरीदी का 75% खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है, जिसके कारण संग्राहकों को मिलने वाली राशि 1500 करोड़ से बढ़कर 2521 करोड़ हो गया है। इतना ही नहीं, हमने आदिवासी परिवारों को ऐसी फसलें लेने के लिए प्रेरित किया जो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकती है, और इस तरह हमने आदिवासी समाज के लिए उन्नत खेती का रास्ता खोलकर उन्हें प्रगतिशील किसानों की नई पहचान भी दिलाई। लोहांडीगुड़ा में जमीन वापसी के साथ हमने पूरे प्रदेश में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। अब प्रदेश में ऐसे 50 केंद्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ही राज्य स्थापित संजीवनी केंद्र सी-मार्ट आदि से हो रही है। मात्र 4 वर्षों में प्रदेश के 112 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन और 52 विकास खंडों में भूमि हस्तांतरण हो चुका है। प्रदेश में 562 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी है। लघु धान्य या मिलेट्स की ज़्यादातर खेती वनांचलों में की जाती है, लेकिन उचित दाम व विपणन सुविधाओं के अभाव में इसका लाभ आदिवासी तथा ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा था। हमने मिलेट्स के साथ इसकी खेती करने वाले किसानों को भी मान दिलाया है। कोदो, कुटकी, रागी खरीदी के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना से भी जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ मिलेट विशेष मिशन का गठन किया गया। 14 जिले में मिलेट्स की उत्पादकता सहित आवश्यक शोध व अनुसंधान हेतु MOU किया गया। मुझे विश्वास है कि मिलेट्स को लेकर देश और दुनिया में जो सकारात्मक वातावरण बना है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और किसानों को दिलाने के लिए हमने सही समय पर सही कदम उठा लिया है। हमने अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नए नए उपाय किए हैं। आदर्श छात्रावास योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, शिष्यवृत्ति योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, राजीव उत्थान योजना, राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना, जवाहर विद्यार्थी उत्कर्ष योजना जैसे अनेक प्रयासों से सहायता राशि, हितग्राहियों की संख्या और सुविधा में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से विद्यार्थियों में नई आशा और विश्वास जागा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश व शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय जैसे पहल से इन वर्गों का गौरव और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली है। हमने देवगुड़ी तथा गोटुल के महत्व को आत्मसात करते हुए इनके विकास हेतु आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की है। विभिन्न परंपरागत काम करने वाले समुदायों की आय वृद्धि हेतु समुचित पहल करने के लिए मंडलों का गठन किया गया है। वहीं चिराग परियोजना के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों में कृषि और इससे जुड़े अवसरों का लाभ स्थानीय लोगों को दिलाने का कार्य भी शुरू किया गया है। देश के जिन कानूनों का लाभ प्रदेश के आदिवासी समाज को राहत देने के लिए पूर्व में नहीं किया गया था, हमने उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। पेशा कानून के लिए नियम बनाने के मामले में हम देश में 5वें राज्य बने हैं। जेल में बंद व अनावश्यक मुकदमेबाजी से
टूट रहे आदिवासी परिवार को राहत व रिहाई दिलाने का वादा भी हमने निभाया है। आदिवासी बहुल अंचलों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पोषण, रोजगार, सड़क निर्माण, बस्तर फाइटर के बल में भर्ती जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने विशेष रणनीति अपनाई, जिससे समस्याओं का समाधान तत्काल हो और लोगों को शासन प्रशासन की नज़दीक उपस्थिति महसूस भी हो। समन्वित प्रयासों एवं एकीकृत योजनाओं से स्थल पर हल मिलना शुरू हुआ। नक्सलवाद की जड़ें भी कमजोर होती चली गई, जनजीवन सामान्य हुआ। 13 वर्षों से बंद 300 स्कूलों का जीर्णोद्धार और पुनः संचालन संभव हुआ। यही वजह है कि बस्तर अब नक्सलगढ़ नहीं बल्कि विकासगढ़ के रूप में नई पहचान पा रहा है। बस्तर में अब नियमित हवाई यात्रा की तरह नियमित विकास की ऊंची उड़ान भी देखने को मिल रही है। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन से किसानों और ग्रामीणों के मन में यह उम्मीद जागी थी कि उनको आर्थिक स्वावलंबन के साथ सम्मान भी मिलेगा, लेकिन हकीकत में उन्हें धोखा ही मिला था। 4 साल पहले हमने यह बेड़ा उठाया कि धानी धरती के धानवान किसानों को धनवान बनाएंगे। 1.5 दशक तक उनके साथ हुए धोखों के दुखों को भुलाकर उन्हें खुशहाल जिंदगी का हकदार बनाएंगे। मुझे खुशी है हमने मात्र 4 वर्षों में धान खरीदी को 56,88,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक पहुंचा दिया और हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का हाथ रहा है। उदाहरण के लिए 4 साल पहले समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान हताश होने के कारण मात्र 15,77,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, जो अब बढ़कर 25 लाख हो गया है। धान बेचने वाले पहले पंजीकृत रकबा मात्र 24,46,000 हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 32 लाख से अधिक हो गया है। खरीदी केंद्र की संख्या पहले मात्र 1,899 थी, जो अब बढ़कर 2,497 कर दी गई है। इसके अलावा बारदाने की कमी, टोकन, तौल भुगतान जैसी समस्याओं के कारण से किसानों को मंडी में बेहद अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता था। हमने ऑनलाइन टोकन शुरू किया और ऐसे अनेक इंतजाम किए जिससे धान खरीदी बहुत ही सम्मानजनक, शांति और व्यवस्थित तरीके से हो पाई। इस तरह सुविधा देने के कारण हम देश में सर्वाधिक किसानों का धान खरीदने वाले राज्य भी बने हैं। हमने संग्रहित धान को सीधे मिलिंग के लिए भेजने की नई व्यवस्था की, जिससे धान के नुकसान पर अंकुश लगा। वहीं मिलिंग क्षमता बढ़ने से हम केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा चावल देने वाले राज्य बन गए हैं। धरती को हम माता मानते हैं तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि माता की सेहत का पूरा ध्यान रखें, रासायनिक जहर से माटी की शुद्धता को बचाएं। हमने तो नरवा गरवा घुरवा बारी की पहचान छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी के रूप में की है और सुराजी गांव योजना के तहत इस चिन्हारी को बचाने, बढ़ाने, सजाने, संवारने और आने वाले पीढ़ी को अच्छी से अच्छी स्थिति में सौंपने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। मुझे खुशी है कि हमारा यह काम सही दिशा में सही गति से साथ चल रहा है। जगह जगह से भूमि जल स्तर बढ़ने की खबरें आ रही है। जैविक खाद और जैविक खेती को लेकर छत्तीसगढ़ ऊंची उड़ान भर चुका है। लगभग 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से हमारे गौठानों ने ऐसा बड़ा कीर्तिमान बनाया है कि जिसके सामने बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं नहीं ठहरती। गौठान को हमने सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा था। 11,267 गौठान निर्माण की स्वीकृति, 9,716 गौठानों का निर्माण, 4,000 से अधिक गौठानों का स्वावलंबी होना और 300 से अधिक गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास हो जाना अपने आप में सफलता की पूरी कहानी है। छत्तीसगढ़ के